हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ऑल आर फाइन? आई एम ऑल्सो फाइन. सो होप फॉर द सेम इन द फ्यूचर ऑल्सो. जैसा कि क्लास 12 आपको पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन हम ख़त्म कर चुके हैं और फंक्शंस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. उसकी मैपिंग्स हमने की और उसके डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं जो फंक्शन से रिलेटेड हैं वो हम कर रहे हैं. लास्ट टाइम हमने किया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड रिलेटेड टू देम वी हैव डन ऑल्सो देयर थ्योरम्स. थ्योरम्स के रिजल्ट आपको याद करने हैं, याद रखना, ठीक है. और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इन्वर्स ऑफ द फंक्शन. और इन्वर्स ऑफ द फंक्शन दैट इज यू कैन से दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है. हालांकि बाइनरी ऑपरेशन भी है, वो बाइनरी ऑपरेशन आपको जैसे कि पहले बताया गया कि सीबीएसई में अब उसको एक्सपेल कर दिया गया है, तो आपके इन्वर्स ऑफ द फंक्शन तक का टॉपिक आएगा, ठीक है. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वर्स ऑफ द फंक्शंस के बारे में, ठीक है. अब इन्वर्स ऑफ द फंक्शन नाम से ही है कि फंक्शंस का इन्वर्स कैसे निकलेगा. अब इन्वर्स होता कैसे है? अब फंक्शन तो आपको पता ही है ना. इन्वर्स मतलब रिवर्स हो जाएगा, मैपिंग रिवर्स होगी भाई. कि फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन ये कहता है, इन्वर्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको. इन्वर्स के डेफिनेशंस के बारे में जानने से पहले हम वर्बली इसके बारे में बता दें कि इन्वर्स फंक्शन क्या कहता है कि आपके पास कोई भी फंक्शन अगर डिफाइन है उसकी मैपिंग के थ्रू, तो इन्वर्स क्या करता है? इन्वर्स में क्या होता है कि कंडीशन जो कोडोमेन है दैट बिकम डोमेन एंड द डोमेन बिकम कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है. अब इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको इन्वर्स ऑफ द फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ना है ध्यान से, ठीक है. आइए देखिए क्या है इन्वर्स ऑफ द फंक्शन. लेट्स हैव अ लुक. क्या है डेफिनेशन, ध्यान से देखिएगा. लेट एफ इज सच दैट एक्स गोज टू वाई इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कंडीशन फॉर द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन? फंक्शन जिसका इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है, जिसका इन्वर्स आपको बताना है, वो बाइजेक्टिव होना चाहिए. ओके, सो व्हाट वी हैव f extends to y is a bijective function means that is 1 1 and on 2, that must be 1 1 and on 2. ओके, इससे हमारा काम बिल्कुल आसान ही हो जाता है इन्वर्स निकालने के लिए. तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसे. इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन देन अ फंक्शन g सच दैट y टेंड्स टू x. तो आप देख रहे हो ना g के बारे में क्या, वो दूसरा फंक्शन है जिसमें क्या लिया गया, y टेंड्स टू x लिया गया, मतलब इमेज को रिवर्स कर दिया गया. ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, कंडीशन मैपिंग को रिवर्स कर दिया गया, y टेंड्स टू x विच एसोसिएट. अब ऑफकोर्स सीधी सी बात है, फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है, 1 1 on 2 है, तो ये भी पता है आपको इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम चलेंगे. तो ये हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया कि यहाँ पर अगर 4 एलिमेंट हैं तो यहाँ भी 4 एलिमेंट हैं. इसके चारों एलिमेंट अगर इसके चारों को एसोसिएट करेंगे तो यहाँ जो जी कह रहा है, जी दूसरा फंक्शन जिसमें y टू x हम जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू y, यानी कि इसके लिए डोमेन कौन है, y. अ यूनिक एलिमेंट x बिलोंग्स टू x, ठीक है. यानी कि g भी एक फंक्शन है, तो g अपने फंक्शन के हिसाब से क्या बोलेगा कि जो y है वो अपने हर एलिमेंट की यूनिक इमेज रखेगा, किसके अंदर, x के अंदर. तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, ऑफकोर्स रखेगा, 1 1 on 2 है, ठीक है. तो इसलिए यूनिक एलिमेंट ऑफ x सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, बिल्कुल सही है, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f. इसे कहा जाता है इन्वर्स ऑफ f, ठीक है. इन्वर्स किसे कहा जाएगा, यहाँ पर g को इन्वर्स कहा जाएगा क्योंकि हमने g की मैपिंग रिवर्स की है, f की मैपिंग को रिवर्स किया है, तभी हमें g मिला है, ठीक है. उसे ध्यान में रखते हुए आपको क्या पता चला कि g इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ f. ओके, कहने का मतलब आपके पास शुरू में क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है और उसके हिस्से हमें क्या मिलता है, जी वाई इक्वल टू एक्स मिल जाता है. कैसे मिल जाता है, आप थोड़ा मैपिंग पर आइए. देखिए आपने क्या किया, आपका एफ फंक्शन डिफाइन था फ्रॉम एक्स टू वाई, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, एक एक्स एलिमेंट लिया. एक्स एलिमेंट पर जब एफ मैपिंग लगती है तो वो क्या बन जाता है, एफ एक्स बन जाता है, ठीक है. एफ एक्स इसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा, बिल्कुल सही है. अब क्या किया, अब हम मैपिंग कर रहे हैं वाई टू एक्स, किसके लिए, जी के लिए. तो जी के अकॉर्डिंग वाई के ऊपर मैपिंग जब जी लगेगी तो जी वाई किसके इक्वल हो जाएगा,
एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, हम ये कह सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ द फंक्शन की कंडीशन में आपने देखा आपका फंक्शन जो एफ है, ओरिजिनल जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 ऑन 2 है। इसका मतलब जो एक्स ने वाई को एसोसिएट किया, फिर वाई ने किसको एसोसिएट किया, एक्स को एसोसिएट किया, तो डेफिनेटली वो वहाँ से इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो एफ एक्स इक्वल टू वाई क्या है, इक्विवेलेंट, ये जो सिंपल है इक्विवेलेंट है जी वाई इक्वल टू एक्स, दोनों बात एक है। हमारे पास पहली कंडीशन तो ये होती है, फिर उसका इन्वर्स निकल के आता है, दैट इज जी वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, जी वाई इक्वल टू एक्स कैसे आएगा, देख सकते हो यहाँ पर जी को क्या कहा गया है, इन्वर्स ऑफ एफ। देखो जब मैपिंग वाई टू एक्स चली गई तो जी को इन्वर्स ऑफ एफ कहा गया, तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, जी इक्वल टू एफ इन्वर्स कहा जाता है। ठीक है, तो जब मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू वाई है, दैट इज इक्विवेलेंट टू जी वाई इक्वल टू एक्स। तो बात समझ में आ गई, एरो डायग्राम से और क्लियर हो गया होगा कि एक्स पर मैपिंग एफ लगा था, तब जाकर एफ एक्स मिला, और फिर क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू वाई था, फिर उसी वाई पर जो एसोसिएट हमने किया कि वाई के लिए हमने जब मैपिंग जी लगाया तो जी वाई इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो जी वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये इक्विवेलेंट कैसे हुआ, एफ एक्स इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स अगर निकालना है तो ये एफ है, वहाँ जाके एफ इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि कंडीशन को आप ऐसे भी रीड आउट कर सकते हो कि सर अगर हम इस कंडीशन को ऐसे बोलें कि आपके पास x इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो आपके पास f वहाँ चला गया, दैट इज f इनवर्स ऑफ y। सर ऐसे कैसे चला गया, एक्चुअली ये बताने का तरीका है, बाकी आपका वही रूल है। क्या रूल है, आपने मैपिंग देखा, दैट इज y टू x। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो f इनवर्स है इसे आप क्या नाम देते हो, जी ही तो बोलते हो, जी वाई इक्वल टू। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि जैसे आपने ऑन टू की ऑन टू की कंडीशन याद है आपको, ऑन टू की कंडीशन में क्या करते थे, ऑन टू की कंडीशन में यही तो करते थे कि कोडोमेन के एलिमेंट को y लेते थे, y इक्वल टू एफ एक्स लेके x की वैल्यू नहीं निकालते थे। वो जो x की वैल्यू होती है वो क्या है, वो फंक्शन का इन्वर्स ही तो है, क्योंकि y हमारे पास प्रॉपर है, फंक्शन के तौर पर y हमारे पास प्रॉपर होता है। जब हम y से y के फंक्शन को यूज़ करके वहाँ से x फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, दैट इज़ हम वहाँ पर वापस गए ना, y से हम x लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आती है दैट इज़ द इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ओके, यहाँ देखो ना, मैपिंग में देखो ना, x की तो वैल्यू आती है, x इक्वल टू जी वाई, तो यहाँ पर x की वैल्यू को क्या कहोगे, इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। फंक्शन जब 1 1 ऑन 2 है तो ऑन टू की कंडीशन से आपको किसको लेना है, ऑन टू की कंडीशन से आपको किसको लेना है, एक्स को निकालना है। वो जो एक्स की वैल्यू होगी दैट इज द इनवर्स ऑफ एफ। सिंपल, आप देख रहे हो ना कि एक्स कितना आ रहा है, एक्स इक्वल टू जी वाई एंड जे इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। तो यहाँ देख तो रहे हो आप, दैट इज, ठीक है। तो ये है हमारे पास इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो कंडीशन क्या है इनवर्स ऑफ द फंक्शन की, फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। तो अब हम इसके कुछ थ्योरम्स पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। थ्योरम शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझा दूं कि कैसे हम वो फंक्शंस का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 1 1 ऑन 2 का आपको पता चल गया फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, और 1 1 ऑन 2 के हिसाब से हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले आपको अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आप डायरेक्ट इन्वर्स फाइंड आउट कीजिए, तो उसमें आपके लिए बिल्कुल आसान तरीका हो जाता है कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है इन टर्म्स ऑफ वाई। वाई कहाँ से आएगा, जो आपको एफ एक्स दिया जाता है उसको आप इक्वल टू वाई लेकर चलेंगे, और आपको पता है कि एक्स आपका डोमेन में होता है, जब एफ लगता है उसके ऊपर तो वाई कहाँ जाता है, को डोमेन में जाता है। तो इसका मतलब वहाँ से आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरी लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन पहले कहेगा कि चेक द फंक्शन वेदर इट इज़ 1 1 एंड ऑन 2, मतलब ऐसे बोलेगा क्योंकि आपको इन्वर्स निकालना है। ठीक है, देन फाइंड एफ इन्वर्स। और तीसरी लैंग्वेज ऐसे भी बोल सकता है कि चेक द गिवन फंक्शन हैज इट्स इन्वर्स, और ये भी बोल सकता है कि वेदर द फंक्शन इन्वर्स ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन इज एग्जिस्ट, क्या फॉलोइंग फंक्शन जो आपको फंक्शन दिया जा रहा है क्या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड करो। अब अगर एग्जिस्ट करेगा तब की बात बोल रहा है ना, तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब यू हैव टू चेक आउट दैट इज 1 1 एंड ऑन 2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर वर्क इज देयर, जस्ट यू हैव टू गो बैक एंड जस्ट रिमेंबर अबाउट द 1 1 एंड ऑन 2, आप कैसे उसको प्रूफ करते थे। ठीक है, द सेम थिंग वी विल डू एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी देयर, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक
that we have function r2r fx is equal to 3x minus 5, then find the inverse of f if it exists. ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से, सबसे पहले चेक करते हैं किसको, 1 को चेक करते हैं. लेट x and y belongs to r which are डोमेन x1 x2, x और y होते हैं, x1 x2 होते हैं, बात एक ही थी ना. ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, f of x इक्वल टू f of y, वही बात है, x1 और x2 वाली कंडीशन लेकर चलते हैं. और क्या लेकर आना है, x और y को लेकर आना है. जैसे x1 x2 लेते हैं ना, वैसे x और y को लेकर आना है. ठीक है, तो अब क्या होगा, fx इक्वल टू fy, सो इट इज हैव 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5, माइनस 5 कैंसिल आउट, 3x इक्वल टू 3y, x 3 and 3 कैंसिल आउट, x इक्वल टू y. इट मीन्स f इज 1 फंक्शन. ठीक है, सेकेंड हमें क्या करना है, ऑन टू फाइंड आउट करना है. ऑन टू के लिए क्या लेते हैं, y लेते हैं, किस में लेते हैं, कोडोमेन में लेते हैं, है ना. क्या, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट. ठीक है, वी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट. ठीक है, ओके. तो इसका मतलब क्या हुआ, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप क्या करते हो, सीधी सी बात है, सबसे पहले आप करते हैं क्या हो, उस y को किसके इक्वल लेते हो, fx के इक्वल क्यों लेते हो भाई, पता है ना, y को आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है तो इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ऑन टू पहले प्रूफ करना है. तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है कि कोडोमेन के एलिमेंट्स को पहले लेकर चलो और वहाँ से प्री इमेज डिक्लेयर करो कि y की प्री इमेज जो x आएगी वो x उसी डोमेन से बिलोंग कर रही है. ठीक है, तो इट्स सो क्लियर कि आपने y जो प्री इमेज लिया कोडोमेन के अंदर, आपने जो एलिमेंट लिया उसके लिए आप प्री इमेज सेट करो y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y के लिए इमेज सेट की हुई है x. तो x और y का रिलेशन कैसे होता है, y इक्वल टू एफ एक्स ही तो होता है ना. y आपने कोडोमेन में लिया, ऑन टू मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ. तो y आपने पढ़ा तो क्या पढ़ा था, उसमें यही तो पढ़ा था कि y की प्री इमेज आपने x सेट किया है, तो उस x को उस y को कैसे रिलेट करते हैं, x के ऊपर मैपिंग लगती है भाई, कंसिडर किया जा रहा है अभी. ठीक है, सो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सो जस्ट कंसिडर एफ एक्स इक्वल टू वाई एंड व्हाट वी हैव दैट इज 3x माइनस 5 y प्लस 5/3 दैट इज इक्वल टू x. अब आपका जो x आया है वो डोमेन में होना चाहिए. डोमेन आपका कैसा है, रियल नंबर है. यहाँ देखो ना, x की जो वैल्यू आ रही है क्या वो रियल नंबर से कम है, रियल नंबर ही तो है, क्योंकि y सारा रियल है. तो प्लस में 5 और 3 होने के बाद भी क्या रहेगा, वो रियल रहेगा. इट मीन्स आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू y प्लस 5/3 बिलोंग्स टू r, मीन्स किससे, डोमेन से. तो पता चल गया कि x y, उस y के लिए x, हाँ जी बिल्कुल है, y कोडोमेन में था, जो x आया वो भी रियल नंबर है, उस डोमेन से बिलोंग कर रहा है ना, उस डोमेन से बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ भैया, ऑन टू हो गया. ठीक है, क्या हो गया, ऑन टू. सो व्हाट वी हैव, f इज ऑन टू एंड देयरफॉर f is bijective and therefore inverse of f exists. इस f का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, अब इस इन्वर्स का f कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, अब इन्वर्स के ऊपर आ जाओ. इन्वर्स की कंडीशन याद है आपको, क्या बताया था आपको मैंने, इन्वर्स की कंडीशन, जस्ट रिमेंबर अबाउट द इन्वर्स ऑफ f, दैट इज x इक्वल टू जी वाई, x इक्वल टू जी वाई. और x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या आई हुई है, y प्लस 3/y प्लस 5/3. तो पहले आप इन्वर्स आप बता दीजिए कि आपने y को g को इन्वर्स लिया है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, लेट g इज द मैपिंग फ्रॉम r टू r बी अ इन्वर्स ऑफ f. तो परेशान नहीं होना, क्योंकि इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स के लिए पहले कंडीशन तो लिखना पड़ेगा ना कि जी की मैपिंग क्या है, दैट इज जस्ट गोज फ्रॉम आर टू आर, दैट इज रिवर्स कंडीशन. हालांकि इसमें कोई पता नहीं चलने वाला क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है. तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखोगे, देयरफॉर वी हैव जी वाई इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू क्या है आपके पास, y प्लस 5/3. दिस इज द इनवर्स. ओके, आपको सर j को रिप्लेस करके दिखाओ, तो यार j को आप क्या लिख दोगे, f इनवर्स ऑफ y, दैट इज y प्लस 5/3. आंसर सिंपल, दैट इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन.
ठीक है, याद रहेगा सभी को? ओके है, डन है। तो ऐसे इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं 1 1 और 2 के बाद सीधा जो एक्स की वैल्यू आई है उसको कैसे इन्वर्स के साथ रिलेट करना है, उस कंडीशंस को लेकर आपको चलना है। ओके, तो दिस वाज द एग्जांपल फॉर द हाउ कैन वी फाइंड इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। बट सम 1 और 2 क्वेश्चंस आर देयर जो आपको थोड़ा डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर आपको डोमेन और रेंज को लेकर चलना है, कैसे वहाँ पर इन्वर्स निकलेगा। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन से, यानी कि डोमेन और रेंज यहाँ सेम ही था, क्योंकि आर डोमेन है और जो रेंज आएगा वो भी होल रियल ही आएगा, तो मतलब सारा कोडोमेन यूज़ हो रहा है। ठीक है, कोडोमेन की सारी वैल्यू यूज़ हो रही है। कई बार पता है क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो इन्वर्स है ना, ध्यान से सुनना, यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। अगला पता है क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है यार कि मैं अब आपको ना डोमेन तो दूंगा ही दूंगा, क्योंकि फंक्शन तो तभी डिफाइन होता है कि डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज जाने वाली है कोडोमेन के अंदर। लेकिन अब मैं आपको ये कंडीशन देने वाला हूँ कि कोडोमेन में ना सारे एलिमेंट यूज़ नहीं होंगे। मतलब डोमेन में अगर 50 हैं और 50 की इमेज या कोडोमेन में 50 हैं, ठीक है, या 70 है, जो भी हैं, ठीक है, 50 है 50, चलो 50 ले लो। तो मैं कह रहा हूँ डोमेन में अगर 50 एलिमेंट्स है ना, तो कोडोमेन के अंदर मैं उन 50 को, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर 50 से ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो बाइजेक्टिव के लिए 1 1 1 2 तो होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं डोमेन में 50 ले रहा हूँ तो यहाँ मुझे फालतू लेने पड़ेंगे, 70 ले लिए मैंने मान लो। अब आप कहोगे सर 1 1 1 2 है, बिल्कुल ठीक है, तो 50 एलिमेंट यहाँ से, 50 यहाँ से, 50 की 1 1 के हिसाब से क्या होगा, इन 50 एलिमेंट्स की डिफरेंट यूनिट की 50 यूज़ होने वाली है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये ऑन टू नहीं हो सकता। अब हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कोडोमेन में मैंने क्या कहा 70 एलिमेंट्स हैं, तो फिर सब इसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का ट्विस्ट ये है बेटा कि अब ये क्या कहेगा कि जो फंक्शन की रेंज थी ना, सिर्फ उनके लिए इन्वर्स निकाल दो आप। क्वेश्चन समझे आप, कि जो फंक्शन की रेंज थी, रेंज क्या थी कि वो 50 एलिमेंट थे और 50 की जो इमेज वो रख रहे थे, तो वही तो रेंज कहलाएगी 70 में से, तो सिर्फ उनके लिए तो इन्वर्स निकाल दो आप। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब उसने कोडोमेन को लिमिटेड साइज में बना दिया। क्या बना दिया भैया, कोडोमेन में आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपको इन्वर्स निकालने के लिए किसके लिए कह रहा हूँ, जितनी रेंज इस्तेमाल हुई है। तो हमने कहा भाई कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो रेंज अगर पता है तो रेंज के हिसाब से हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, सिर्फ उस रेंज के लिए, यानी कि जो कोडोमेन में आई हुई है। फॉर एग्जाम्पल जो 70 में से 50 यूज हुए हैं, उन 50 के लिए तो इन्वर्स निकलेगा, तो निकाल दो ना, क्या दिक्कत है। तो हमने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हम करने वाले इन्वर्स ऑफ द फंक्शन में। ठीक है, ओके। तो अब आप देखिए फटाफट से, जब मैंने इसका जिक्र कर ही दिया तो मैं आपको पहले ये क्वेश्चन ही करा देता हूँ कि कैसे उसने एक बात को, कोडोमेन को रिसाइज कर दिया कि कोडोमेन के लिए सबके लिए प्री इमेज पॉसिबल ना हो, उसमें जितनी रेंज आई है सिर्फ उसके लिए इन्वर्स निकाल लो। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक विद दिस क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस को बहुत कम छोड़ती है, मतलब एग्जाम में आना लाजमी है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, 2015 में आया, 17 में आया, 18 में भी आया, मतलब 17 का लास्ट मुझे अपडेट याद है, तो 20 अब चल रहा है, 21 चल रहा है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन आना लाजमी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा, लेकिन डेफिनेटली 90 to 95% ना ऑप्शन रहता है एग्जामिनर के पास। ठीक है, पेपर बनाने वाले के पास, कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, आसानी से दे सकता है वो। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 1 और 2 की कंडीशन भी यूज़ हो गई और इन्वर्स भी निकल गया, मतलब एक तीर से दो निशाने हो गए उसके। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी से उस क्वेश्चन को देखिए अब आप। ये स्टूडेंट्स, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या, f इज अ फंक्शन, ओके, डिफाइंड फ्रॉम n to r। ध्यान से देखिएगा, डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, देन शो दैट f इज f। अब f क्या हो गया, डोमेन तो नेचुरल है ही उसका, लेकिन यहाँ देखिए कोडोमेन किस में कन्वर्ट हो गया, रेंज ऑफ f में। मतलब ये कि रेंज ऑफ f क्या होगी, इस रियल नंबर का सबसेट होगी। आई मीन टू से ये जो फंक्शन है वो आपको ऑल रियल नहीं देने वाला, कंफर्म है ये बात तो, क्योंकि उसने क्या बोल दिया कि इस f की जो रेंज आएगी, इस f की जो रेंज आएगी केवल उस तक मुझे प्रूफ करना है f इज सच दैट
n टेंड्स टू रेंज ऑफ f इज इन्वर्टिबल। मतलब ये समझ लो ना मेरी बात को आप, कि ये सिर्फ जो इस f की रेंज आएगी उस तक इन्वर्टिबल होगा और उसके बाद उसका इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों। अब सर ये क्या है रेंज ऑफ f? यार एक बात बताइए, आपका डोमेन क्या है? नेचुरल है। आपको जरा सा एग्जांपल लेता हूँ। नेचुरल आप 1 पुट करके देखो सीधा, ध्यान से सुनना। आप पता है नेचुरल आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई ऑप्शन है नहीं। अब एक बार 1 रखना उस फंक्शन में, आपको खुद पता चल जाएगा। 1 रखने पे क्या आ रहा है? 4 + 12 + 15, कितनी वैल्यू आ रही है? 31 आ रहा है यार सीधा। मतलब जो डोमेन का 1 है वो किससे रिलेट हो गया? सीधा 31 से हो गया। रियल नंबर है, जबकि कोडोमेन पूरी फैमिली रियल नंबर की है। तो बताना 31 से पहले इनफाइनाइट रियल नंबर है यार, उनका क्या होगा? सोचो ना सही। ऐसे तो वो ऑन टू ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या बताना है? 1 1 ऑन टू भी तो बताना है ना। अब 1 से 31 आ रहा है, 2 से और उससे हायर वैल्यू आएगी, 3 से हायर वैल्यू आएगी। कहने का मतलब क्या हुआ? कि कहने का मतलब यही हुआ कि सारे रियल नंबर तो यूज़ नहीं हुए ना उसके। तो जितने नंबर यूज़ हुए तो सिर्फ उनके लिए आपको 1 1 ऑन टू लेकर चलना है, और उन्हीं के लिए आपको क्या करना है? उसको बजट, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो हमारे लिए आसान है काम यार ये। क्यों? क्योंकि अगला खुद बोल रहा है, अगर वो ये कंडीशन नहीं देता ना रेंज ऑफ f के लिए इन्वर्टिबल है, तो मैं पहले क्या देता कि ये फंक्शन इसका कोई इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सीधा सा एग्जांपल आप दे देते, सर 1 पे 31 आ रहा है, 31 से पहले 30 भी लेता हूँ जिसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। इजीली कह सकते हैं यस कि वो इन्वर्टिबल नहीं है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल एज दैट। लेकिन उसने आपको दिया ना, उसने आपको कंडीशन क्या दी? उसने आपको कंडीशन क्या दिया? कंडीशन आपको ये दिया कि भैया मैं आपको जो कंडीशन दे रहा हूँ उसमें आपको रेंज ऑफ f दे रहा हूँ। मतलब मैं डोमेन की जो एलिमेंट यूज़ करने वाला हूँ, तो मेरी जो कोडोमेन में इमेज जाने वाली है, सिर्फ उस इमेज के प्रति मेरी इन्वर्स कंडीशन निकाल दो बस। ठीक है ना? और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे लिए क्या आसान? हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये बात तो बिल्कुल आसान है। तो रेंज ऑफ f तक ही हम काम करेंगे। क्लियर है ना? तो अगले ने क्लियर कर दिया तो हम भी क्लियर कर देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके डन। सो जस्ट वी हैव टू प्रूव इट इट्स 1 1 एंड ऑन टू, और उसके बाद इन्वर्स निकाल देंगे बस। ओके तो अब देखिए 1 1 कैसे दिखाना है। सबसे पहले आपके पास 1 1 की कंडीशन है, f इज 1 1। तो फोर्स क्या है यहाँ पे? लेट x एंड y बिलोंग्स टू m, यानी कि डोमेन सच दैट f(x) = f(y). क्या बनेगा भाई? 4x² + 12x + 15 इज इक्वल टू 4y² + 12y + 15। 15 से 15 कैंसिल हो गया। ऐसे नहीं डायरेक्ट कैंसिल करना है, सबको इधर लेकर आओ। 4x² - 4y² 12x - 12y इज इक्वल टू 0। Okay, so what we have? 4 is common, x² - y², 12 is common, x minus y equal to 0. And what is x² - y²? x² - y² is x minus y, x plus y. So x minus y again common. We have 4x plus 4y plus 12 is equal to 0. So what is the condition says? We have the two factors, either x minus y is equal to 0 or 4x plus 4y plus 12 equal to 0. Done. So it cannot be 0. Why? Because x और y या नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर में 1 1 भी रखता हूँ, दोनों का यूज़ करता हूँ, तो ये वैल्यू कभी भी 0 थोड़ी आ सकती है। ये तो 20 आएगी मिनिमम वैल्यू ऑफ x एंड y पुट करने के बाद। दैट्स इट। तो ये नेचुरल नंबर है तो 0 हो ही नहीं सकता। 0 के इक्वल कौन हो सकता है? x माइनस वाई, दैट वी हैव x इज इक्वल टू y। तो हमें कंडीशन मिल तो गई क्या? f इज 1 1, f इज 1। ठीक है, अब ऑन टू देखिए। ठीक है, ऑन टू देखिए नेक्स्ट। अब ऑन टू के लिए आपको याद होना चाहिए क्या बात हुई थी। ऑन टू दिखाना है तो ऑन टू किन के लिए दिखाना है? सिर्फ रेंज ऑफ f के लिए दिखाना है। तो f की जो रेंज आएगी उस रेंज को मैं y सेट मान लूँ कोडोमेन के अंदर, क्योंकि कोडोमेन तो मेरा बहुत बड़ा है, रियल नंबर है, और जबकि मेरी जो रेंज आ रही है वो तो थोड़ी छोटी सी रेंज है। मतलब वो तो सभी नेचुरल नंबर ही देगी देखा जाए तो, है ना? सभी नेचुरली तो देगी, ये भी नेचुरल है, वो भी नेचुरल देगी। तो इट मीन्स ऑल रियल में जो नेचुरल नंबर को छोड़कर जो बाकी नंबर हैं, मीन्स नेचुरल नंबर इन द सेंस 1 के बाद 31 आ रहा है। 31 यानी कि जो भी रेंज है उस रेंज के अलावा जो भी नंबर बचेंगे उनका हमें क्या लेना देना? हमें तो सिर्फ उनके लिए इन्वर्स निकालना है। तो जस्ट हम उस रेंज ऑफ f को पहले सेट मान लेते हैं, दैट इज y। ओके, लेट
रेंज ऑफ एफ इज वाई, इसको वाई सेट मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज ऑफ एफ को वाई मान लिया। अब क्योंकि ऑन टू लेना है तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, कोडोमेन उसी से तो उठाएंगे ना, क्योंकि हमारे लिए जो उनको हम इन्वर्टिबल दिखाना है, देखो ना इन्वर्टिबल दिखाना है, तो हमारा अब ये डोमेन तो है ही, अब हमारा कोडोमेन उसके लिए क्या कंसीडर होगा, रेंज ऑफ एफ कंसीडर होगा। और रेंज ऑफ एफ को क्या लिया है, वाई लिया है। और कोडोमेन का एलिमेंट यानी कि अब हमें क्या कर रहे हैं, इन्वर्स ऑन टू दिखाने के लिए इस रेंज ऑफ एफ में से, यानी कि रेंज ऑफ एफ में से एक एलिमेंट लेना है और उसकी प्री इमेज को एक्स निकाल कर लाना है। और वो जो एक्स आएगा वो देखना है कि क्या वो एक्स उस डोमेन से लाई कर रही है, तो अगर लाई कर रही है तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। दैट इज, यही तो हमारा मेन मोटो रहता है ऑन टू के लिए, याद है कि नहीं। ऑन टू यही तो करता है ना बार बार कि वाई आप कोडोमेन में लेते हो और उसके बाद उसके जो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, वो चेक करते हो यार वो जो एक्स की वैल्यू हाँ क्या वाकई उस डोमेन में है तो कंफर्मेशन हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, उसको भी तसल्ली हो जाती है। दैट्स इट, और तभी वो ऑन टू हो जाता है। ठीक है, सो अब देखिए क्या करना है। लेट y belongs to कैपिटल Y, ओके, यानी कि रेंज ऑफ f be an element such that fx equal to y, बिल्कुल सही, ठीक है। ताकि हम fx को लेते हैं ना, y उधर लिया तो उसको x से रिलेट करना, तो x क्या है, x की इमेज y है। fx किसके इक्वल है आपके पास, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इक्वल टू वाई। और जैसे कि मैंने आपको बताया y लेकर चलते हैं, इमेज से सेट करते हैं x की इमेज से, तो वो x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन अलग है ना, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन अलग कैसे है, देखो कैसे अलग हुआ। यहाँ पर यार देखो कि x की वैल्यू है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इक्वल टू वाई, ठीक है। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। तो यहाँ पर आप देखो x की वैल्यू को निकालने का तरीका क्या है, हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हेयर। ओके, लुक एट दिस, व्हाट वी हैव 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस वाई इक्वल टू 0। एंड अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए ध्यान से, a कंसीडर होगा 4, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, d स्टैंड फॉर discriminant, okay, and a is 4, b is 12, and c is collectively 15 minus y. Okay, so what we have the value of x is minus 12 plus minus b square minus 4ac upon 2a. Just solve it. So what we have, x is equal to minus 12 plus minus 144 माइनस 16 को 15 से किया तो कितना आता है, 16 5 जा 90 एंड दिस बिकम 250, ओके, प्लस 16y अपॉन वी हैव दैट इज 8, sorry 240, okay. So right now what we have, minus 12 plus minus, just look at this 16y minus 96, okay, okay, upon that we have 8. तो भैया कॉमन क्या आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है, 16 बिकम आउटसाइड एंड बिकम 4 एंड 4 यहाँ पर आ जाएगा, 12 इधर है तो 4 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, दैट बिकम माइनस 3 प्लस माइनस y माइनस 6 अपॉन 8, 4 2 जा 8, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ओके। बट अभी भी कंफर्म नहीं हुआ ये जो x की वैल्यू है, और हमारे पास ये कौन है, नेचुरल नंबर है, ओके। तो क्या ये जो x की वैल्यू आपके पास आई है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना ना, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 माइनस 6 अपॉन 2 है, y माइनस 6 अपॉन 2, ओके। तो इसमें आप देख रहे हो अंडर रूट के अंदर मीन्स y माइनस 6 है और उसके बाहर प्लस माइनस का साइन है, और ओवरऑल बाहर क्या है, माइनस 3 है। तो ध्यान से देखिएगा इसमें करना कैसे है। फर्दर मैं इसको जो सॉल्व करने जा रहा हूँ, मैं इसको यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको पैनिक नहीं होना है, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, बट यहीं पर क्वेश्चन फिनिश होने वाला है। बट जस्ट हैव अ लुक कि कैसे इसको करें, कैसे किया जाए। x की वैल्यू निकालना था ना यार, इन्वर्स यही तो कहते हैं, ऑन टू के लिए कंडीशन यही तो है। देखो x माइनस 3 प्लस माइनस, अब देखो प्लस माइनस है तो मैं दो तरीके लिख रहा हूँ, माइनस
दिस इज माइनस कॉमा -3 प्लस y -6/2. वी हैव द टू वैल्यूज ऑफ x. टेल मी वन थिंग, इनमें से कौन सी वैल्यू n को बिलोंग कर सकती है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर सकती है? तो डेफिनेटली आप पता क्या बोलोगे, सर फर्स्ट वैल्यू कैन नॉट बी. कैसा, क्यों? क्योंकि यार देखो दोनों में माइनस माइनस साइन है, माइनस कॉमन आएगा, तो हाउ कैन यू से इट्स ए नेचुरल नंबर? तो इसको तो आप भूल जाओ, ये रिजेक्ट हो जाएगी, इट्स नॉट बिलोंग्स टू n. बचा कौन? ये y की जो वैल्यू है जो भी यहाँ रखी जाएगी, इट मेक इट्स परफेक्ट स्क्वायर एंड -3 उससे जहाँ जो वैल्यू आने वाली है वो इससे ग्रेटर तो आएगी, श्योर है, और वो इस पूरे फ्रैक्शन को ख़त्म करके नेचुरल नंबर बना देगी. एग्जाम्पल दूँ. फर्स्ट वैल्यू पता 1 रखने पर क्या आई थी बताना? 1 रखने पर सबसे पहले 31 आया था. 31 कहाँ है? रेंज ऑफ एफ में तो है, y की वैल्यू 31 हो गई. 31 रखना है यहाँ पर, एक मिनट. 31 - 6 कितना हुआ? 25 हुआ. 25 का अंडर रूट कितना आया? 5. 5 - 3 कितना हो गया? 2 हो गया, और 2/2 कितना आ गया? 1. कंफर्म हो तो गया कि 1 की इमेज 31 थी, तो 31 विल बी कंसिडर्ड एज y. वो y हमने 31 जब यहाँ यूज़ किया तो मेरे पास x की वैल्यू 1 तो आ रही है, वो डोमेन में आ गई. दैट्स अ क्लियर. ठीक है, तो इसीलिए ये तो आप बोल दोगे कि ये क्या है, नॉट बिलोंग्स टू n, और ये बिलोंग कर रहा है n से. तो इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू -3 प्लस y -6/2 जो नेचुरल नंबर आपके डोमेन से बिलोंग कर गई, तो इसका मतलब ये आपका कैसा है, x की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब आपका फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू हो गया. फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू हो गया भाई. ठीक है, मिक्सअप मत करना, इसको ध्यान से सुनना. f इज ऑन टू, और जब ऑन टू हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 ऑन टू. बाइजेक्टिव हो गया. बाइजेक्टिव हो गया किसके लिए? रेंज ऑफ f के लिए. ठीक है, और इसका मतलब अब हमें इन्वर्स निकालना है. तो यार मैंने आपको सीधा सा पॉइंट बताया यार, सीधा सा तरीका है इन्वर्स को याद करने का. इन्वर्स को याद करने सीधा तरीका क्या है? x पर मैपिंग लगता है तो fx मिलता है. fx मिलता है मतलब y मिलता है, y के इक्वल लेते हो. और जब यार x से y मिलता है, मुझे वापस x चाहिए, तो मैं y से x लेके तो आ रहा हूँ, दैट इज इनवर्स. नहीं समझे आप? x से y आया, fx = y, और जब y को आप कंडीशन लगाते हो तब जाकर आपको x मिलता है, तो y पे कंडीशन उसकी रिवर्स तो लगाते हो ना, दैट बिकम द इनवर्स. ओके, एंड दैट बिकम x = gy. उस g को हम f इनवर्स ही तो बोलते हैं यार, x = f इनवर्स y. रिवर्स कंडीशन लगे तो इस इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? f इनवर्स रिप्रेजेंट करोगे. x से y मिलता है तो f लगता है, y से मुझे x वापस लेकर आना है तो f इनवर्स बोल दो. तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है तो वो एक्चुअली है क्या? इनवर्स ऑफ द फंक्शन. यानी कि 1 ऑन टू दिखा दिया, आपका काम खत्म हो गया. आप क्या बोलोगे? यस सर, दिस इज 1 ऑन टू. इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको सीधा लिखना है, सो इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज, इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज क्या? x = क्या? f इनवर्स y, और f इनवर्स y की वैल्यू क्या है? -3 प्लस √y -6/2. ठीक है, तो इनवर्स क्या बन गया? लिखूँ यहाँ पे? लिख देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बताइए इनवर्स क्या हो गया? 1 ऑन टू तो दिखा देना, वहाँ तक 1 ऑन टू हो गया, फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया. देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव. तो यहाँ पर इनवर्स का हेडिंग डाल दो, तो इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ऑफ फंक्शन. हाँ जी, इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या? x = f इनवर्स y. x की वैल्यू क्या है? क्या है भाई x की वैल्यू? -3 प्लस y -6/2. दैट इज इक्वल टू f इनवर्स y. ठीक है, ओके है, समझ में आ गया? तो दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन. अब आपको बोले सर आप सीधा इस पे पहुंच गए, तो आप बोल दो ना यार कि f इनवर्स की मैपिंग क्या जाने वाली है? y to n. ये y कौन? रेंज ऑफ f. तो आपको जब इन्वर्स निकाले तो आप इन्वर्स वैल्यू मान लो, इन्वर्स की मैपिंग दिखा दो. इन्वर्स की मैपिंग क्या है? y to n है. y किसको माना था याद है ना? रेंज ऑफ f को माना था. तो रेंज ऑफ f के लिए मुझे इन्वर्स चाहिए, तो रेंज ऑफ f to n, रेंज ऑफ f इज y, तो मैपिंग इज y to n.
तो y टू n हो गई, तो x इक्वल टू f इनवर्स y हो गया। दैट्स इट। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। एक स्टेप आगे ही तो चलना है। याद आया कुछ? नहीं आया तो पूछ लेना भाई। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इनवर्स ऑफ द फंक्शन। हाउ कैन यू फाइंड? 4 नंबर मिलेंगे, अच्छे से कर लेना। डन है। सो अब मैं जैसे कि पहले बोल रहा था, ऑलमोस्ट मेरा काम तो कंप्लीट हो ही गया कि इन्वर्स ऑफ द फंक्शंस में कैसे हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें डायरेक्ट या डोमेन और कोडोमेन से बाइजेक्टिव इजीली प्रूफ हो रहा है तो सबसे आसान क्वेश्चन है, उससे आसान कोई नहीं है। लेकिन जब वो ऐसी कंडीशन दे दे ना कि रेंज ऑफ एफ के हिसाब से इन्वर्स निकालना है, तो वहाँ थोड़ा खुल के काम करना पड़ेगा, दिमाग को और खोलना पड़ेगा, स्क्रू थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। टाइट करोगे तो नहीं समझ में आएगा। ढीला समझ रहे हो ना? थोड़ा और खोलो दिमाग को। मेरा ढीला करने का मतलब ये नहीं है कि दिमाग ढीला है तो कहीं समझ में नहीं आने वाला। ओके, आई मीन टू से दैट, रिमेंबर दैट व्हाट आई टोल्ड अबाउट इट दिस क्वेश्चन। इसने बोला यार नेचुरल से रेंज ऑफ एफ तक, तो नया हो गया ना। तो ऑल रियल तो यूज़ नहीं हुए थे ना इसके अंदर, सिर्फ जो इमेज आई थी ना उस इमेज के लिए इन्वर्स दिखा दो यार आप। ऐसा पॉसिबल है और आपने देखा। ठीक है, डन। तो ये था इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, और उसके दोनों एग्जांपल ऑलमोस्ट मैंने आपको समझा दिए। इसमें क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, इजीली करना है। ओके, अब मैं कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस कर देता हूँ और फिर थ्योरम्स के बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हाँ, इन्वर्स को निकालने का एक और तरीका है, ठीक है, जिसके बारे में जब मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराऊंगा ना तब आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि वहाँ पर कंपोजिशन और इन्वर्स दोनों के क्वेश्चन समझाने हैं मुझे। डन है, नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे इस बारे में। अभी थ्योरम देख लीजिए जल्दी से। यस बच्चों, ये थ्योरम्स हैं, ये 5 थ्योरम्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अभी अभी मैंने आपको ये बता दिया कि एक थ्योरम और है जिसके बेस पर इन्वर्स हम फाइंड आउट करेंगे। दैट इज़ द 5th नंबर थ्योरम। तो 5th नंबर थ्योरम से पहले आप 1st नंबर थ्योरम पर आइए। नीचे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने 5th थ्योरम को ऊपर लिख दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड फ्रॉम 1st थ्योरम, और तब जाकर 5th पर आएंगे। देखना इन चारों के बाद आपको नया रिजल्ट पता चलेगा क्या कैसे उसका रिलेशन है। तो सबसे पहले 1st थ्योरम क्या है? 1st थ्योरम ध्यान से देखिए। थ्योरम फर्स्ट, द इनवर्स ऑफ द बाइजेक्शन इज यूनिक। इट मीन्स भैया जिस फंक्शन का आपने इनवर्स फाइंड आउट किया है, ठीक है, ओके, बाइजेक्शन फंक्शन था वो, ठीक है, बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मतलब कौन? फंक्शन जो था ना बाइजेक्टिव था, उसका आपने इनवर्स फाइंड आउट किया। पता तो है ही इनवर्स किसका निकलेगा? फंक्शन जो बाइजेक्टिव होगा, है ना। जो उसका इन्वर्स फाइंड आउट किया है वो यूनिक है, मतलब सिर्फ एक बार में ही जो वैल्यू आएगी ना इन्वर्स की वो वही रहेगी, मीन्स उसके अलावा उसका कोई भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इट इज यूनिक। सेकंड थ्योरम, द इन्वर्स ऑफ द बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। मीन्स जो आपका फंक्शन दिया गया आपने उसका इन्वर्स फाइंड आउट किया, मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स उस केस में है ना, तो उसके केस में क्या हुआ कि जो इन्वर्स फाइंड आउट किया है वो भी बाइजेक्टिव होता है। मतलब आपको कोई ये कह देना कि आपने अभी ये इन्वर्स निकाल दिया, ठीक है, जी भाई, जी भाई, जनरली जी भाई, और जी को एफ इन्वर्स कहते हैं, तो कहते हैं इसको भी बाइजेक्टिव प्रूफ करो। तो कोई बात नहीं, जो आप फंक्शन के लिए प्रोसेस करते थे 1 1 1 2 के लिए, वही जो आपका इन्वर्स निकलेगा आप उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देना 1 1 1 2 के लिए। फर्क ये रहेगा, जो डोमेन था वो कोडोमेन यूज हो जाएगा और जो कोडोमेन था वो डोमेन के लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्स ऑफ द फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। ओके, नेक्स्ट, इफ f इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू y इज अ बाइजेक्शन। ओके, ठीक है जी। एंड g इज अ मैपिंग फ्रॉम y टू x इज इन्वर्स ऑफ f। ओके, जब f बाइजेक्टिव है तो g उसका इन्वर्स हो गया, बिल्कुल सही है। कह रहे हैं अब g इन्वर्स है, मतलब आपने g इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया, हम करते आ रहे हैं ना, अभी इन्वर्स फाइंड आउट किया था वहाँ तक तो ओके। फिर कह रहा है उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे ना, मतलब उनका कंपोजिशन जब सॉल्व करोगे, मीन्स आपने कंपोजिशन सॉल्व किया एफ ऑफ जी, तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिलने वाला है। किसका मिलने वाला है? ऑफ सेट वाई का, यानी कि समझ गया ना, सेट वाई का मतलब एफ के लिए तो वो कोडोमेन हो गया। ओके, और जी ऑफ एफ निकलने वाला है आइडेंटिटी फंक्शन, वो निकलने वाला है सेट एक्स का। ओके, एंड देन वेयर आई एक्स एंड आई वाई आर द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट एक्स एंड वाई।
थोड़ा याद करो यार, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में इसके बारे में कुछ बताया था मैंने और इसका प्रूफ भी करवाया था, याद है। इससे को बाइजेक्शन मतलब 1 1 2, तो ये ले रहा है ऑलरेडी 1 1 2। वहाँ क्या था, बाइजेक्शन नहीं था उस थ्योरम में, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो। याद है कि वहाँ पर सिर्फ कहता था यार फंक्शन की मैपिंग दे रहा हूँ x टू y और g की मैपिंग दे रहा हूँ y टू x, और अगर ये दोनों ट्रू हुए, अगर ये दोनों ट्रू हुए तब बोलूँगा कि f इज़ बाइजेक्टिव। बोला था ना, लेकिन वहाँ g भी तो बाइजेक्टिव था, फॉग और गॉफ दोनों ही तो थे, क्योंकि g उसका इन्वर्स था। तो f बाइजेक्टिव है। चल एक बात, तो जब f बाइजेक्टिव हो गया तो अभी सेकंड थ्योरम क्या कह रही है, द इनवर्स ऑफ दैट बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन। तो जब f बाइजेक्टिव हो गया तो उसका g भी बाइजेक्टिव होगा, उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, थ्योरम समझ में आई। थ्योरम नंबर 4 क्या, इफ x टेंड्स टू y एंड y टेंड्स टू z, मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, कंपोजिशन होने वाला है। बताओ कौन से टाइप का कंपोजिशन होगा भैया, x की रेंज g के डोमेन बनकर आ रही है, मतलब क्या, गॉफ रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ डोमेन ऑफ g, रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, इट मीन्स दैट इज अ गॉफ एग्जिस्ट। अब गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, चलो ठीक है, गॉफ पता लग गया, गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है। कहना क्या चाह रहा है भाई, ये कहना चाह रहा है कि f, यहाँ दोनों बाइजेक्शन है, कौन कौन, f और g आर बोथ बाइजेक्शंस। ओके, तो इसका मतलब जो कंपोजिशन आएगा ना गॉफ, दैट इज ऑल्सो बाइजेक्शन, वो भी बाइजेक्शन है। और जब बाइजेक्शन है तो उसका इन्वर्स भी फाइंड आउट करो। देख लो कंपोजिशन वाले का इन्वर्स कैसे निकलता है। गॉफ इन्वर्स किसके इक्वल है, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। यस, ठीक है, गॉफ इन्वर्स का कंडीशन कैसे है, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। ओके, तो यहाँ भी एक बात बताइए, एंट्री कहाँ से एंट्री करेगा, कोई भी एलिमेंट होगा कहाँ से एंट्री करेगा यार, एफ इन्वर्स से एंट्री करेगा वो। ठीक है, अब आप सर इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, जब आपको फंक्शन दिए जाएंगे ना एफ एक्स और जी एक्स, तब आपको पता चलेगा कैसे गॉफ इन्वर्स और एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स के इक्वल होता है, और एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स को कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट थ्योरम नंबर 5, ध्यान से देखिएगा, पढ़ा हुआ है, इफ एफ इज सच दैट एक्स टेंस टू वाई एंड जी इज सच दैट वाई टेंस टू एक्स बी द टू फंक्शंस such that gauf is equal to identity function, fog is equal to identity function, just reverse है भाई उसका, then f and g are bijections। ये अब आ गई वही थ्योरम आ गई जो हमने कंपोजिशन में की थी, ये थ्योरम है क्या, अगर आपके पास f की मैपिंग और g की मैपिंग उसके रिवर्स दे रखी है, जो f की मैपिंग है उसके रिवर्स g की मैपिंग दे रखी है, और आपने फॉग और गॉफ निकाल के आइडेंटिटी फंक्शन निकाल दिया उनके रिस्पेक्टिव डोमेन का आई एक्स और आई वाई के अकॉर्डिंग, तो भैया ध्यान से बताओ उसके बाद क्या होने वाला है। उसके बाद आप ये कहोगे कि हाँ जी गॉफ और फॉग निकल गया, तो हम भी इस बात से सहमत हैं कि जो एफ और जी थी ना, दोनों बाइजेक्शन थे, और जब दोनों बाइजेक्शन थे तो उसमें से जी कौन हुआ, इन्वर्स ऑफ एफ, जी इक्वल टू एफ इन्वर्स। ओके, क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, क्वेश्चन आपको एफ दे देगा, ठीक है, और आपको इन्वर्स निकालने के लिए बोलेगा। एक ऑप्शन तो आपको बस वही है, कौन से वाला ऑप्शन जो मैंने आपको कराया 1 1 2 दिखा के, तो जो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो इन्वर्स ही तो होता है एफ का। ठीक है, ओके, और एक ऑप्शन ये है कि आप पहले फॉग और गॉफ निकालो, आइडेंटिटी फंक्शन शो करो, तब आप ये कह सकते हो कि हाँ जी जे इक्वल टू एफ इन्वर्स है। ओके, तो इससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चंस कल कराऊंगा, और उसके साथ ही साथ कंपोजिशन और इन्वर्स ऑफ द फंक्शंस के बाकी क्वेश्चंस विद एनसीईआरटी हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा भी क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया वो एनसीईआरटी से बाहर ही था, अभी भी क्वेश्चन नहीं कराया 4x² प्लस 12x प्लस 15 का। ओके, अगर आपको कोई भी किसी तरह की दिक्कत आती है तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कैसे इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इसको याद रखना है, इसकी थ्योरम्स याद रखनी है, और उसके साथ साथ उनके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग एंड बिल्कुल अच्छे से शांत दिमाग से पढ़िएगा। मैथ्स रिटन प्रैक्टिस की डिमांड करता है, अच्छे से पढ़ना है, बहुत मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चंस हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट हमारा ये फर्स्ट चैप्टर भी नेक्स्ट मीटिंग तक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।